दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा एक गुजारिश है आप सबसे, केवल एक बार, मात्र एक बार आप तीव्र गति से अपने आवाज़ बुलंद के साथ बोलें, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। हमारा जो आज का टॉपिक है ये अनुसूची कहाँ पर है? ये संविधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान से। संविधान मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान माने क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये पहले नंबर पे तो जानना है कि ये जो अनुसूची है ये संविधान में कहाँ लिखा गया है। अनुसूची संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो अनुसूची जो है भैया, ये लिखा गया है संविधान के अंत में। सपोज करिए ये हमारा संविधान है। ये क्या है? संविधान। संविधान क्या है? उन नियमों या प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? उन नियमों या प्रावधानों का संग्रह है, उन कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का सुव्यवस्थित ढंग से शासन चलाया जाता है। ये संविधान है। तो संविधान के अंत में, संविधान के अंत में, अंतिम पार्ट में, अंत में या कहिए अंतिम भाग में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? अनुसूची का। अनुसूची का उल्लेख किया गया है। जैसे संविधान के शुरू में, संविधान के शुरुआत में किसका उल्लेख किया गया है? उद्देशिका का। उद्देशिका का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। प्रीएम्बल। यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे हम संविधान को यदि पढ़ते हैं, संविधान को जानने के पहले यदि आपने उद्देशिका जान लिया, बहुत बढ़िया ढंग से उद्देशिका आप जान लिए, उद्देशिका का मतलब समझ गए ना, प्रस्तावना, तो समझ लीजिए आप पूरा का पूरा संविधान समझ गए। उद्देशिका समझ गए तो पूरा का पूरा संविधान समझ गए। इसीलिए प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कह दिया है। और संविधान निर्माताओं ने अलग अलग नाम दिया। किसी ने जन्मपत्री कहा है, किसी ने जन्म कुंडली कहा है, सब लोग अलग अलग कहे हैं। तो जैसे संविधान को जानने के पहले सबसे पहले उद्देशिका जाना जाता है और उसके बाद में संविधान को जानते हैं। फिर भी संविधान में कुछ आप नहीं जान पाए, कुछ चीज़ रह गया, कोई कमी रह गया जिसे आप नहीं जान सकते हैं, तो उसे अंत में लिख दिया गया है, विस्तृत करके समझा करके लिख दिया गया है और उसी का नाम दे दिया गया अनुसूची। जब हमारा संविधान बना उस समय अनुसूचियों की संख्या कुल 8 था। कुल कितना अनुसूची था? 8 8। जब संविधान हमारा निर्माण किया गया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जब संविधान को पारित किया, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान को पारित किया। इसीलिए देखिए 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस भी मनाते हैं हम लोग, क्योंकि 26 नवंबर को ही 1949 में संविधान सभा ने संविधान को पारित किया है। यहाँ तक क्लियर हो रहा? तो उस समय 8 केवल अनुसूचियाँ थीं, लेकिन हमको आवश्यकता लगा, हमारे देश को आवश्यकता लगा, इसलिए यथासंभव जैसा आवश्यकता लगा वैसा हम लोगों ने इसमें जोड़ते गए और जोड़ते जोड़ते आज वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12। वर्तमान में इन द प्रेजेंट टाइम वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अब सवाल कौन अनुसूची कब जुड़ा है ये भी जानना है। यहाँ से प्रश्न पक्का आता रहता है। अब इस पे मान लीजिए अनुसूची में इंटरव्यू में पूछा जाए या मेंस में या प्री में, हल कर ले जाएंगे। अनुसूची कहाँ लिखा गया? संविधान के अंत में। क्यों लिखा गया है? यदि संविधान में कहीं भी समझ नहीं विकसित हुआ है, नहीं कर पाए हैं समझ, आप जान नहीं पाए हैं,
तो उसको अंत में जान सकते हैं। क्लियर हो रहा? और शुरू में संविधान को जानने के पहले संविधान में क्या लिखा गया है, क्या चीज़ आगे संविधान में है, उसके लिए उद्देश्य का दे दिया गया। ये उद्देश्य का आप जान चुके हैं, किसका देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास हुआ और उसी दिन से अर्थात 22 जनवरी 1947 से अनेक समितियां बनी थी, अनेक प्रकार की समितियां। प्रारूप समिति बना था, जिसको किसने तैयार किया था? प्रारूप समिति को BN राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। जबकि उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर 7 सदस्य था। अनेक समितियां बनी थी, संचालन समिति, झंडा समिति, बहुत सी समितियां। तो हम वापस आते हैं अनुसूची पर, हमारा टॉपिक से चर्चा करते हैं। तो अनुसूची कहाँ लिखा गया है? संविधान के अंत में लिखा गया है। अब कितनी अनुसूचियां जब संविधान बनाया गया, कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं, 8 थीं। अब कितना है? 12। तो जो 8 अनुसूचियां हैं, तो इसमें हम पहली अनुसूची पढ़ेंगे। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची क्या कहता है, क्या है इसमें? पहली अनुसूची देखिए, इसमें भारत के राज्य और उसके क्षेत्रों को बताया गया है। भारत के राज्य कितने राज्य हैं और उसके क्षेत्र और उसके संघ क्षेत्र। भारत के कितने राज्य हैं? इस समय वर्तमान की बात किया जाए तो 28 राज्य हैं और उसके संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र मतलब संघ के जो यूटी हैं, यूटी मतलब संघ शासित, जो केंद्र शासित हैं, इस समय इनकी भी संख्या 8 ही है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अनुसूची 1 में भारत के राज्य और उसके संघ केंद्रों को, संघ क्षेत्रों को, केंद्र क्या क्षेत्र कहिए, संघ क्षेत्रों को उल्लेख किया गया, बताया गया है। अब दूसरी अनुसूची में क्या है, इसको जानिए। अनुसूची कौन सी अनुसूची? दूसरी, सेकंड नंबर की। अब देखिए यहाँ पे हमको याद करने का टेक्निक समझना कैसे। अब सपोज करिए कोई भी देश का जब संविधान बनेगा या कहीं भी, तो सबसे पहले उस देश का नाम, उस देश के कितने राज्य हैं, कितने क्षेत्र हैं, ये सब बताया जाएगा। तो हमारे संविधान की भी वही विशेषता रही है। तो सबसे पहले पहली अनुसूची में क्या बताया गया कि इसमें इतने राज्य हैं, ये भारत है और इसके इतने राज्य हैं। भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 में है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया। तो अनुसूची 1 में इसके राज्य 28 राज्य और इस समय की बात करें तो संघ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, अनुसूची 1 में है। अब अनुसूची 2 में क्या है? अब देखिए जो भारत बन गया तो इसमें एक राज्य बन गया और से लोग हैं, तो इसमें राष्ट्रपति भी होंगे। कौन होंगे? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी होंगे, उपराष्ट्रपति भी होंगे, PM होंगे, प्रधानमंत्री, कैग होंगे, कैग मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी होंगे, महान्यायवादी होंगे, ये भारत का पहला विधि मंत्री हैं। विधि मंत्री क्या? विधि के बारे में जानकार हैं, महान्यायवादी हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री मतलब CM हैं, या अन्य मंत्री, इस प्रकार के जो भी पदाधिकारी हैं। यही अनुसूची 2 के साथ साथ अनुसूची 3 में भी है, अनुसूची 3 में भी है। अब आप खुद देखिए, अनुसूची 2 में भी यही है, 3 में, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या किया गया होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इनका देखिए एक जगह जो है वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख है, एक जगह शपथ का। अब सोचिए आप, हमेशा नहीं है कि ऐसा है, हम याद करने की केवल टेक्निक बता रहे हैं। आप सबसे पहले कोई भी आदमी या कोई भी लड़का जो सिलेक्शन लेता है, ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं? पहले शपथ चाहता है कि पहले वेतनमय चाहता है? सोचिए, पहले लोग क्या चाहते हैं? वेतन चाहता है कि वेतन मिल जाए कि शपथ लेना चाहते हैं? पहले सही लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले चाहते हैं कि पैसा मिल जाए, वेतन मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए। तो
ऐसा है नहीं कि हमेशा याद करने की नहीं बता रहे, पहले यही चाहते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, जो भी पदाधिकारी हैं, इनके वेतन भत्ते का उल्लेख है। किसका? वेतन, भत्ता, पेंशन, इन सब का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में पहले तो हमारा हो गया भारत के राज्य, उसके संघ क्षेत्र का उल्लेख दे दिया। अब इसको चलाने के लिए ये सब चाहिए, तो इनको पैसा चाहिए तभी काम करेंगे, रुपया चाहिए, तो इसका मतलब इनके वेतन, भत्ता, पेंशन का उल्लेख किया गया है। अब इसी के बाद में यही जो उपरोक्त पदाधिकारी हैं, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखा गया है, उपयुक्त जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी, इनके वेतन, यही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब जितने भी हैं जो केंद्र में हैं और साथ में राज्य में भी हैं, इनके शपथ का उल्लेख। अब देखिए, जब ये वेतन भत्ता पा गए, समझ लीजिए ना, अब ये शपथ लेना चाहते हैं, सही होना ये चाहिए, लेकिन लोग पहले यही चाहते हैं, हम समझने के लिए बता दें। इसमें वेतन, भत्ता, पेंशन का उल्लेख है, और तीसरे अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख किया गया है। अब सोचिए, जब ये लोग शपथ ले लिए, अब क्या चाहिए इन लोगों को? अब ये लोग क्या चाहते हैं? अब शपथ ले लिए जाए, अब इनको पैसा चाहिए कि नहीं, रुपया चाहिए कि नहीं? जब रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, तो बताओ पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा? तो अनुसूची जो 3 है, 3 के बाद में 4 आएगा। अनुसूची 4 में क्या है? तो सबसे पहले रुपया लेने के लिए देश में क्या होना चाहिए? जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, संघ क्षेत्र हैं, उनमें क्या है? सीटों का प्रतिनिधित्व का बंटवारा कर दीजिए। राज्यसभा में या जो है राज्यसभा का जो राज्य क्षेत्र हैं या संघ क्षेत्र हैं राज्यों में, उनमें जो प्रतिनिधित्व का बंटवारा, सीटों का बंटवारा कर दीजिए, ताकि लोग अपने अपने जगह से कर का संग्रहण करें, उनका प्रशासन करें, देख सकें। तो इसका मतलब 14 में क्या है? राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य और संघ क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का निर्धारण करना, यानी कि इसमें निर्धारण किया गया, बताया गया है इस क्षेत्र में ये रहेंगे। जैसे सपोज करिए भारत अपना देश है, भारत, इसमें नागालैंड से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, तमिलनाडु से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, सब जगह से पूरे भारत में कि कहाँ कहाँ से लोग, कितने लोग रहेंगे, कौन विधायक रहेगा, कौन सांसद रहेंगे, कहाँ से क्या सीटें हैं, सीटों का बंटवारा करने से मतलब है। तो जब सीट का बंटवारा हो जाएगा तब लोग अपना प्रशासन करेंगे, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि, भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये बता चुके हैं हम भी पहले से। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्र हमने इंग्लैंड से ले लिया, गणतंत्र कहाँ से ले लिया? अमेरिका से। दोनों का हमने मिक्सचर रूप लिया है। हालांकि हमारा झुकाव ज़्यादातर किधर है? ज़्यादातर झुकाव अमेरिका की तरफ, गणतंत्र की ओर है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सही क्या होता है? स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, लोग अपनी बात कह सकें, आदमी जाने का जाए, हर प्रकार की स्वतंत्रता। इसलिए हमने लोकतंत्र और जो है गणतंत्र दोनों अपना लिया है। वापस हम आते हैं, तो अनुसूची जो है 4 में राज्य और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का बंटवारा, यानी कि सीटों का आवंटन, इसका मतलब कह सकते हैं सीटों का आवंटन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। हम इसलिए बता रहे हैं, हमारा का इतना सरल में इसलिए बता रहा है, ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम इतना सरल में बता रहे हैं ताकि आप सब समझ जाए भैया। अब इसको आपको अपने माइंड में कन्वर्ट करके देखना है कि आप जटिल शब्द को प्रयोग करते हैं कि सरल को, मीडियम को। जब आप समझते रहेंगे तो आपके पास सब शब्द हैं, आप उसको जटिल बना सकते हैं, लेकिन बहुत क्लिष्ट बना देंगे तभी समस्या है। तो बहुत ध्यान देना है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, शब्द को बहुत क्लिष्ट नहीं बनाना है, ना ही बहुत ही सरल बनाना है, मीडियम में लेके चलना है, मीडियम में ही लेके चलना, ना क्लिष्ट बनाना है, ना बहुत ही सरल। लेकिन समझने के लिए सरल भाषा ही जरूरी है। इतना क्लियर हो गया? तो सीटों का आवंटन करने से सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, अनुसूची 4 के बाद में क्या होता है भैया? अनुसूची 4 के बाद में अनुसूची 5 का नंबर आता है। अनुसूची 4 के बाद में किसका नंबर आता है?
अनुसूची 5, 5वीं अनुसूची। पहले में हमने बताया राज्य, अपने भारत राज्य का नाम हो गया, उसके राज्य क्षेत्र। उसके बाद जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का क्या हो गया है, इन सब के वेतन भत्ते का उल्लेख हो गया। फिर उसके बाद उनको शपथ दिलाने से, फिर उसके बाद राज्यों में, संघ क्षेत्रों में सीटों का आवंटन है। अब जब सीट मिल गया, भैया आप विधायक हो गए, आप सांसद हो गए, आप यहाँ से हो गए, यहाँ से हो गए, तो प्रशासन भी करोगे, अनेक जनता के कल्याण की भी बात करोगे कि ऐसे केवल सीट लेके घूमोगे, विधायक बन के, सांसद बन के घूमोगे? घूमने से काम नहीं बनेगा। देश में जन कल्याणकारी योजना लाया गया है, जो सरकारी नीतियां लाई गई हैं, उन नीतियों को चलाओगे। सबसे पहले नीति का, योजना का लाभ किसको दिया जाएगा? अब देखिए, सबसे पहले किसको दिया जाएगा? जो अगड़ा क्षेत्र है, कि जो पिछड़ा क्षेत्र है, कि जो बहुत अनुसूचित क्षेत्र है, किसको दिया जाएगा? सोचिए, अगड़ा क्षेत्र या पिछड़ा या अनुसूचित क्षेत्र? जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, अनुसूचित क्षेत्रों को। तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से है, क्षेत्रों में प्रशासन से है। किससे? प्रशासन से। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में प्रशासन करने से है। प्रशासन के साथ साथ और क्या करना है? नियंत्रण भी करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे केवल प्रशासन करते रहिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? प्रशासन के साथ साथ नियंत्रण भी करना है। देश में जन कल्याणकारी योजनाओं को लाना है। जो सरकारी नीतियाँ, योजनाएं, उनको सुचारू रूप से, ढंग से चलाना है। नहीं चला पाए तो फिर प्रशासन का रहने में क्या काम मतलब रहेगा? देश का विकास का कैसे हो सकता है? ये तो जानना जरूरी है। तो ये अनुसूची जो है 5 में किया गया है। अब सवाल ये होता कि कौन किस, उनमें भी बहुत से लोग पिछड़े हैं। अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र, उसमें से भी बहुत पिछड़े हैं। अब उसमें से किसको लाया जाएगा? तो इसमें एक, अब इसके मतलब जो 5वें के बाद 6वें अनुसूची में किया गया, तो इन अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, इन अनुसूचित क्षेत्रों में नाम दे दिया गया कि पहले इनका करो। किसका? इनका। इनमें कौन आएगा? मेघालय। देखिए है मेघालय, अपना मेघालय। और कौन है? असम है, अपना असम, है ना? अपना मेघालय, यही अपना मेघालय। और मेघालय के साथ साथ कौन है? असम है। और कौन है? त्रिपुरा। ये अपना त्रिपुरा भाई। देखिए 3 ओर से जो है राज्यों से घिरा हुआ है, विदेशी राज्य से घिरा है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। त्रिपुरा। और इसके साथ कौन है? मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है और मिजोरम है। मिजोरम भाई। तो ये ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ज़्यादा अनुसूचित क्षेत्र हैं। इनके प्रशासन की बात कहा गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में इनके प्रशासन की बात कहा गया है। प्रशासन, इनका प्रशासन चलाना है और प्रशासन के साथ साथ क्या करना है? नियंत्रण स्थापित करना है। ये ध्यान देना है। इसका कॉन्सेप्ट जब समझे रहेंगे कि पहले देखिए देश का नाम आएगा, कोई भी काम करेंगे पहले देश का नाम, किस देश के हैं, देश का नाम आ गया। देश के नाम के साथ साथ उसके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भी XYZ हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके सबको वेतन भत्ता, शपथ का उल्लेख, वेतन भत्ता, पेंशन। उसके बाद में उन्हीं के तीसरे में है शपथ का दे दिया गया उल्लेख। और वेतन भत्ता लाने के लिए क्या करेंगे? पहले राज्यसभा में सीटों को, राज्यों में और संघ उसके क्षेत्रों में सीटों का आवंटन कर दीजिए। अनुसूची 4 हो गया। अब आवंटन कर देंगे, वो लोग काम करेंगे। कहाँ काम सबसे पहले करना है? अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से। और इनमें भी कौन सा क्षेत्र हो गया? इनमें भी वैरायटी बना दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब जब इतना हो गया, क्षेत्र भी निर्धारित हो गया और सीट बंटवारा भी हो गया, तो अब रुपया तो आना तो भी चाहिए। रुपया आने के लिए 7वीं अनुसूची में डाल दिया गया शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन डाल दिया गया। शक्तियों का विभाजन का मतलब बांट देना है, कौन किस क्षेत्र में रहेंगे। जैसे कुछ शक्तियों का विभाजन मतलब कुछ दे दिया गया भैया कि आप ये संघ सूची के अंतर्गत आएगा, इसी में है संघ सूची। यानी कि ये रुपया यहाँ से आएगा, यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से दिया जाएगा, इतना काम इसके अंतर्गत, इतना काम केंद्र करेगा, इतना राज्य करेगा। ये सब विभाजन कर दिया गया, बांट दिया गया।
तो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया संघ सूची। अब जो हमारा संविधान बना है, तो जो संघ सूची बना है भैया, संघ सूची में सबसे पहले कुल 97 विषय थे। पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इतना थे और इतना है। पहले संघ सूची में 97 विषय थे, अब कितना है? 100 विषय हैं। कुछ संघ सूची के अलावा इसमें कुछ राज्य सूची बनाया गया कि कुछ काम भाई राज्यों को दे दिया जाए, राज्य सूची को बनाया गया। अब राज्य सूची में कुल कितने हैं? कुल 66 विषय रखे गए थे। कितने? 66 विषय, 66 विषय। लेकिन अब कितने? इतना थे। अब वर्तमान में इसमें कितना विषय हैं? इसमें अब 61 विषय हैं। 61 विषय हैं। इसका मतलब जो है कुछ घटा दिए गए, इसमें कुछ घटाया गया, इसमें कुछ जोड़ा गया। आवश्यकता जैसा लगा कि केंद्र को ये दिया जाए, राज्य को ये दिया जाए। जैसी आवश्यकता पड़ा उस हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से, और जैसे काम करने में सहूलियत हो, विकास ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से किया जा सके, इसलिए किया गया। अब सवाल ये था कि कुछ राज्य सूची, कुछ संघ सूची में कुछ विवाद में आ गए कि उसमें स्पष्टता नहीं हो रहा था कि किसको पास रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, और कौन क्या करेगा। इसलिए कुछ सूचियों को ला दिया गया कि इनमें से अलग, इनसे अलग, उसको ला दिया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, हालांकि ये जो चीज़ लिया गया है समवर्ती, ये ऑस्ट्रेलिया से कॉन्सेप्ट है। समवर्ती सूची, समवर्ती जो लिया गया है ये शब्द, ये ऑस्ट्रेलिया से कॉन्सेप्ट उठाया गया है। इसका मतलब कि जैसे जो संघ सूची में जो कुछ कानून, विषय, नियम, कायदा, कानून जो भी हैं, जो संघ सूची में नहीं आते हैं, जो संघ सूची में नहीं आते हैं, उनको राज्य में दिया गया। और कुछ संघ और राज्य में दोनों नहीं आते हैं, उनको कहाँ पे रख दिया गया? समवर्ती में। अब समवर्ती में जब रखा गया, उस समय शुरुआत में इसमें 47 विषय थे। कितना थे? 47 विषय थे। लेकिन आज वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय, 52 सब्जेक्ट विषय हैं। तो जो समवर्ती सूची है, अब एक हो गया संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। एक जो अनुसूची आप देख रहे हैं 7 है, 7 में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, बांट दिया गया। क्यों बांटा गया? ताकि हम देश का प्रशासन चला सकें, सही रूप से कर सकें। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप सबका। तो कॉन्सेप्ट चलते रहिए, समझते रहिए। अब आगे देखते हैं। ये यहाँ के बाद में अनुसूची 7 के बाद में अनुसूची 8 का नंबर आता है। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि सब तो काम हो गया है, सभी समस्या हल हो गया है, एक समस्या जटिल आ रहा था। कोई लोग कहते हैं भैया हमारा का नहीं बांट रहा है, हमारा का बांट दीजिएगा तो हम क्या करेगा, हम नहीं जाएगा इधर, और उधर में जा रहा है, और इधर किधर जा रहा, चलो इधर आ जा, और उधर में सब लोग अपनी भाषाओं को लेके चल रहे थे। कुल मिलाकर के इधर दक्षिण भारत में चल रहा था अनेक प्रकार की, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले चल रहे थे, और उधर गुजरात में चल रहे थे, अब मैं न जाना था। तो अनेक भाषाएं, तो इसमें भाषाओं का जिक्र किया गया। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भाषा का। भाषा ये भी पूछा गया, जितने बता रहे हैं सब पूछे जाते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब कितना भाषाएं हो गया है? 22 भाषाएं हो गया। 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब कुछ जोड़े गए हैं। अब ये जो जोड़े गए हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं प्रश्न, कौन कब जोड़ा गया है। तो अब यहीं पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, जब संविधान बना उस समय कुल अनुसूची कितना था? 8। अब वर्तमान में कितना हो गया है? 12। तो पहली अनुसूची में हमने बताया पहले देश का नाम होना चाहिए, यानी कि देश का, संघ का कितने हमारे पास संघ है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य।
तो फिर उसके बाद देश तो नाम आ गया। फिर जो पदाधिकारी उनको वेतन भत्ता बता दिया। वेतन भत्ता के बाद में हमने बताया उनको अब शपथ भी दिलाओ। शपथ जब मिल गया तो अब उनको सीटों का बंटवारा कर दो। सीट मिल गया, अब जब सीट मिल गया तो काम करें। कहाँ काम करें? सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजाति प्रशासन जनजाति क्षेत्र में करें। अब उनमें से वैरायटी बनाना है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कर दिया गया। और जब ये भी हो गया तो शक्ति का बंटवारा कर दो। शक्ति का बंटवारा कुछ केंद्र को दे दो, संघ को दे दो, कुछ राज्य को दे दो, और जो बचते हैं जिसमें नहीं तालमेल करता सबको एक में कर दो, यानी कि समवर्ती सूची। अब जो समवर्ती सूची था उसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए थे। समवर्ती सूची का मतलब होता है इस पे दोनों मिलकर काम बनाएंगे, यानी कि केंद्र भी बनाएगा कानून और राज्य भी बनाएगा, दोनों बनाएंगे। राज्य भी बना सकता है समवर्ती सूची पर कानून और राज्य भी बना सकता है, दोनों मिलके। हालांकि अगर विवाद हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया तो केंद्र को वरीयता ज़्यादा मिलेगा, केंद्र की बात ज़्यादा माना जाएगा। ये समवर्ती में है। तो हम वापस आते हैं तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में और 22 भाषाएं। अब सवाल कौन भाषा कब जोड़ा गया, यहीं पे जानना है। पहला जो भाषा जोड़ा गया है, पहला भाषा जोड़ा गया है सिंधी। पहला भाषा कौन जोड़ा गया है? सिंधी। और ये जो सिंधी, एक केवल भाषा जोड़ा गया, मात्र एक सिंधी भाषा जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये ध्यान दीजिएगा। अधिनियम माने एक्ट, कानून। ये पहले आया होगा, बिल आया होगा, बिल माने विधेयक होता है, बिल मतलब क्या? विधेयक। और उस पर कानून बन गया होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने सहमत दे दिया होगा और राष्ट्रपति महोदय ने अपना सिग्नेचर कर दिया होगा, कानून बन गया। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कानून बन ही नहीं सकता है। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आया है कब? हाँ, ये आया है 1967 में, 1967 में, 1967 में। यहाँ पे हम थोड़ा सा याद करने में अपनी सहूलियत के लिए एक दो शब्द हिंदी को उठा लिए हैं, एक दो शब्द अंग्रेजी का, कई जगह हमने उठा लिए। जैसे 61वां संविधान संशोधन 61, यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में हम याद कर लिए। हमारा अपना मतलब कमी है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, यानी कि 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में था 21 मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। मतदाता की जो आयु था, वोट देने का आयु 21 वर्ष पहले था, 89 के पहले, 1989 के पहले 21 वर्ष था। इसी को घटा करके 21 वर्ष से घटा करके कितना किया गया? 18 वर्ष किया गया। तो ऐसे इसको भी हमने याद कर लिया है। ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है 1967 में, ये 1967 में आया है। इसी में एक भाषा जोड़ा गया, सिंधी। 14 भाषा से बढ़कर 15 हो गया। अब उसके बाद दूसरी बार जो संशोधन होता है इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन है? एक है KMN, KMN। अब के का मतलब क्या है? के का मतलब जो होता है 3। के का मतलब है क्या नाम इसका है? कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। और यम माने मणिपुरी, मणिपुरी। और यन माने क्या नाम है? नेपाली। नेपाली भी हमारे संविधान की 8वीं सूची में एक भाषा शामिल है। यही है ना भैया? हाँ ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कोंकणी KMN ऐसे हमने सूत्र बना लिया, KMN। के मतलब कोंकणी। अगर जैसे ऐसे आप भारत की बात करेंगे, ऐसे देखिए भारत, ऐसे भारत की बात करें तो ये कोंकणी वाला यही क्षेत्र है, कोंकणी। और मणिपुरी आप देख रहे हैं, नेपाली देख ही रहे हैं। तो ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है ये जोड़ा गया। अब ये कब जोड़ा गया? 21 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये जो है 91 में, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट
अधिनियम लिखिए या एक्ट लिखिए, दोनों एक ही मतलब है। एक्ट इंग्लिश शब्द है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, अधिनियम बना और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा जोड़ा गया। फिर उसके बाद आता है 2003 में बोडो है, इसको लिखे हमने BDMS। BDMS मतलब बोडो डोगरी है, और यम से क्या नाम है, ये यम से क्या भैया है, यम से मैथिली और संथाली। मैथिली अपना बिहार में है। ये जो बिहार का मिथिला नरेश वाले जहाँ की सुने होंगे, माता सीता थी। माता सीता जो है मिथिला नरेश की ही पुत्री थी। तो बिहार का जो मैथिली वाला क्षेत्र है, बिहार का जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, वो मैथिली वाला क्षेत्र है। तो वहाँ पे जो है मैथिली है, मैथिली भाषा को ये जोड़ा गया है। बोडो है, बी से बोडो, डी से डोगरी, यम से मैथिली और यस से संथाली मतलब जो संथाल जनजातियाँ हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति, अगर बात करें महामहिम राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो संथाल जनजाति से ही हैं, उड़ीसा की हैं, संथाल जनजाति की रहने वाली हैं। हालांकि हमारे आज के हिसाब से जो है, हमारे समझ में सब एक हैं, मानो कोई भी हो। हाँ, उनको जो है मुख्यधारा में लाने के लिए, किसी को मुख्यधारा में लाने के लिए जिनका विकास नहीं हुआ, भारत सरकार को विकास करना चाहिए। और हम वापस आते हैं तो BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको ये 4 भाषाएं हैं। इन चारों भाषाओं को जो है कब जोड़ा गया है 2003 में। 2003 में जोड़ा गया है। ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ है, जिसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भाषा जोड़ा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 8वीं भाषा में जो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र, प्रारंभ में 8 भाषाएं थीं और अब 22 हैं, जिसमें पहला 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 1967 में, जिसमें सिंधी जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, यानी कि 1992 में। एक कोंकणी KMN है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है। BDMS है, BDMS मतलब बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ से के बाद में, अब यहाँ पे देखना 4 और हैं, 4 और हैं जो अब जोड़ी गई हैं अनुसूचियाँ। जो पहली आप देखेंगे, ये 8 के बाद में 9 आता है, 9 इस तरीके का रोमन गिनती है। तो 9वीं जो अनुसूची है ये 1951 में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। 1951 में इसे जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसका संबंध जो है भूमि सुधार से है। भूमि कहिए या भूमि सुधार लिखा जा सकता है, भूमि सुधार लिखा जा सकता है, या जमींदारी उन्मूलन प्रथा लिखा जा सकता है। जमींदारी उन्मूलन प्रथा लिखा जा सकता है। इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट है तो ये समझ लीजिए, भूमि सुधार या भूमि से संबंधित जो भी लिखा चीज़ रहेगा, जमींदारी उन्मूलन प्रथा लिखा जा सकता है। कुल मिला के भूमि से संबंधित, भूमि के सुधार से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन में भी भूमि है, भूमि लिख दिया गया, या भूमि के सुधार, इस प्रकार का जो है। तो ये 1951 में जोड़ा गया है और ये सबसे पहले जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अब 9वीं के बाद में जो है 10वीं अनुसूची आता है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है, 8 तक तो हो गया था,
9वीं में क्या हुआ था, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ उस समय देखिए अनेक बड़ी बड़ी रियासतें, छोटी बड़ी बहुत सी रियासतें थी, तो सबके पास, जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थे, लैंड होल्डर लोग थे, जमींदार लोग थे, लैंड होल्डर, तो बहुत से लोगों के पास ज़मीन थी, तो और जनता, बहुत सी जनता छोटे छोटे थी, तो देश का विकास करने के लिए आवश्यक था कि भूमि कुछ छोटों किसानों को भी दिया जाए, जमींदार से जो छोटे किसानों को, छोटे जो भूमिहीन मजदूर उनको भी दिया जाए, इसलिए ये व्यवस्था लाया गया। सबसे पहले इसी को 1951 में ही ये लाया गया, जोड़ा गया। ये हमारा चल ही रहा था। तो लोग राजनीतिकरण में, लोग ज़्यादा भारत में आज भी हैं, तब भी बहुत से राजनीतिक लोग थे। अब अच्छा नीति राजनीति करें या घटिया राजनीति, नीति तो कर ही रहे थे, घटिया ना राजनीति कर रहे थे, तो लोग अपना चुनाव जीतते थे, दल बदल कर लेते थे, इस दल से उस दल में, उस दल से उस, इसमें उसमें कूदते भागते रहते थे। आज भी लोग, नेता लोग घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, सब लोग नेता लोग करते रहते हैं। तो ये दल बदल पर रोक लगा दिया गया। संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट आया, ये 1985 में आया, 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया। और इसमें जो है पहली बार जो है दल बदल पर कानून बना, दल बदल पर कानून बना। कानून मतलब रोक लगाया गया कि अब कोई इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता कि इस पार्टी से उस पार्टी, समस्या आने लगा था, इसीलिए देखा गया दल बदल पर जो है कानून बन गया कि इसमें नियम ला दिए गए, ये होगा, ये होगा। हमको उतना डीपली नहीं पढ़ना कि कानून क्या बना था, वो आगे जानना, हमको यहीं तक जानना है कि 1952वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल पर पहली बार कानून बना और इसे 10वीं अनुसूची के रूप में हमारे अनुसूचियों में जोड़ा गया पहली बार। अब 10वीं के बाद में नंबर आता ही 11वीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ये 11वीं अनुसूची जो है, अब देखिए जब इतना काम हो गया था तो हमारे यहाँ जो हमारा देश है ग्रामीणों का देश है, गाँव का देश है। ऐसा भी कहा जाता कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण हैं और जा कर के शहरों में बस के शहरी हो गए। ये शहरी बाबू, गाना भी सुने होंगे शहरी बाबू के नाम से, जो भी है। तो गाँव का विकास करना देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये समझा गया। आज भी अभी भी ग्रामीण में बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं, उनकी शिक्षाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। क्योंकि जो प्रधान लोग हैं, मुखिया लोग हैं, वो बड़े बड़े लोग वोट लेने के लिए बड़े बड़े लोगों को लाभ ही पहुंचा देते हैं। छोटे लोग जो हैं वो बैठ जाते हैं, नहीं कुछ हो पाता। भारत सरकार की हम एक प्रशंसा करना चाहेंगे, यहीं पे हम 1 मिनट के लिए स्टॉप चाहेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं, 1 मिनट के लिए स्टॉप चाहेंगे। हम देखिए क्षमा प्रार्थी यहीं पे 1 मिनट स्टॉप चाहेंगे। जो हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये अच्छाई बता रहे हैं। भारत सरकार ने अभी जो डीबीटी लाया है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम रहा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार ने आज के समय में योजनाओं का लाभ डायरेक्ट पब्लिक के खाते में जा रहा है। जैसे भारत सरकार ने शौचालय की योजना लाया, 12,000 रुपये, तो प्रधान के खाते में नहीं जाया गया, प्रधान के पास में नहीं गया, डायरेक्ट पब्लिक के खाते में। या स्कूलों में जो कपड़े आते थे, अब कपड़ा उपड़ा ना देकर, चूँकि प्राइमरी टीचर जो होते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, भारत सरकार भी जानती है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं। तो अब वो क्या करते हैं, सरकार ने कर दिया कि कपड़ा उपड़ा देने के बजाय कि पब्लिक के खाते में जाए। पब्लिक अपना जो है, अपना जो उसका प्रतिपाल्य है, जो अभिभावक है, वो अपना जो है अपने बच्चे का जो है जूता, ड्रेस जो भी दे। तो कई योजनाएं, 1-2 नहीं, कई योजनाओं का लाभ डायरेक्ट पब्लिक दे रही है, जनता। इसका मतलब सरकार जो है डायरेक्ट जनता से जुड़ना चाहती है, कहने का मतलब यही है। और सरकार, एक लोकतंत्र के लिए अच्छा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो है जनता से जुड़े और जनता भी सरकार से जुड़े। हम वापस आते हैं। तो
इसलिए सबसे ज़्यादा विकास करने की आवश्यकता क्या है, गाँव की विकास करने की आवश्यकता जोड़ा गया। कि बताने कि भाषा 8वीं अनुसूची में भाषा, 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार हो गया। इसके बाद में ये हुआ कि भैया दल बदल पे कानून बनाओ। अब बचा क्या था अनुसूची में जोड़ने के लिए, बचा ये था कि इसमें जो गाँव का विकास है, यानी कि पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत कहिए, पंचायती राज व्यवस्था कहिए या पंचायत कहिए, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है ना। 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस। यहीं पे जान लीजिए, पंचायती राज दिवस से या पंचायत दिवस कहिए, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो सबसे 11वीं अनुसूची में जो है इसे जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, देखिए संविधान में संशोधन कब हुआ है, 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है। अधिनियम मतलब एक्ट बन गया है, कानून बन गया है। ये 1993 है। कहीं कहीं देखिए किताब में 92 भी लिखेगा, कहीं कहीं 92 भी लिखा है, लेकिन 92 सही नहीं है, बल्कि क्या है 93। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 के द्वारा लाया गया है और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए। कितने विषय, 29 विषय शामिल हुए। कितने विषय, 29 विषय शामिल हुए पंचायती राज व्यवस्था को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और बचा था, गांव का जब विकास हो गया, इसका मतलब क्या है, गांव के विकास से है, गांव का विकास। चूँकि सबसे ज़्यादा गाँव का विकास करना है, गांव में ज़्यादातर अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीब लोग अभी भी हैं। यहाँ पे विकास करने की ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार तो कर ही रही है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS PCS जो SDM के पद पे हैं, ये लोग पढ़ते तो हैं नीति शास्त्र, कर्तव्य निष्ठा, प्राण निष्ठा, ट्रांसपेरेंसी पढ़ते हैं, लेकिन उसका वास्तव में अगर पालन हो जाए तो देश हमारा विकासशील नहीं रहेगा, विकसित हो जाएगा। आवश्यकता इसी पर जोर देने की आवश्यकता है। केवल चूंकि उन्होंने पढ़ा है, पढ़ने के साथ साथ उसको मतलब फील्ड में जाके अप्लाई करने की आवश्यकता है। केवल ऑफिस में बैठने से काम थोड़े बनेगा, बैठने के साथ साथ और भी काम करना बहुआयामी। केवल कहने से मात्र नहीं, करने से, आज की आवश्यकता करने से होगा। तो गांव का विकास तो हो गया, ये अनुसूची लाया गया। अब बच रहा था शहर में भी कुछ मतलब गरीब लोग हैं, इसलिए जो है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची। ये भी 74वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। ये भी है 93 ही, लेकिन संविधान में जो संशोधन हुआ है 74वें क्रम का है, अधिनियम बन गया है। ये नगर पंचायत से है। नगर पंचायत, नगर पंचायत मतलब शहरी निकाय, शहरी निकाय, शहरी निकाय कह सकते हैं, शहरी निकाय, शहरी निकाय। इसमें कुल 18 विषय जोड़े गए, 18 विषय जोड़े गए। कितने विषय हैं, 18। ये 12वां जो है अनुसूची, ये नगर पंचायत से है। नगर पंचायत मतलब कहिए, यहाँ पे हम कर देते हैं, दिख नहीं रहा है। तो 12वां अनुसूची जो है, 12वां अनुसूची ये किससे है, ये नगर पालिका कहिए, नगर पंचायत कहिए या शहरी निकाय कहिए, शहरी निकाय, इससे संबंधित है। इसमें कुल कितने विषय जोड़े गए हैं, कुल 18 विषय जोड़े गए हैं। 18 विषय, 18 विषय जोड़े गए हैं, 18 विषय, 18 सब्जेक्ट। और ये कब आया है, ये 1993 में आया है, 1993 में। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है। शहरों का विकास, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले क्या आया है कि देश का नाम, अनुसूची 1, उसके राज्य कितने हैं, 28 और 8। फिर उसके बाद अनुसूची 2 जो प्रशासनिक अधिकार, जो मतलब
पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब जो है कैग हैं, इनके वेतन भत्ता पेंशन का। फिर अनुसूची 3 में उन्हीं के शपथ का। फिर अनुसूची 4 में क्या है, राज्य और संघ क्षेत्र में सीटों का आवंटन है। फिर 5 में जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उनके पास शासन है। 6 में उनमें भी वैरायटी कर दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पूछा गया कई बार प्रश्न, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रशासन से संबंधित है। 6 के बाद में 7 में जो है राज्य में उनके सीटों का आवंटन को लेकर के है, और 7 में शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची ये बता दिए हैं, इसका उल्लेख किया गया है। 8 में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले 14 था, अब 22 हो गया। सबसे पहले कौन जोड़ा गया है, सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, 71वां है ना, हाँ 71वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें जो है कौन से जोड़ेंगे, के एम एन, के माने होता है कोंकण, एम माने मणिपुरी, एन माने नेपाली। फिर उसके बाद 2003 में आया है, 2003 में कौन सा संशोधन जोड़ा गया है, 92वां संविधान संशोधन, BDMS है, BD मतलब बोडो डोगरी, बोडो है, डोगरी है, और EMS मतलब क्या नाम इसका है, मैथिली और संथाली, ये जोड़े गए हैं। फिर उसके बाद भाषावाद 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में भूमि से संबंधित है, 1951 में पहला होता है, जोड़ होता है। फिर उसके बाद 10वां अनुसूची है, जिसमें दल बदल है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची है, वो गांव के विकास के लिए ग्रामीण विकास यानी कि पंचायत से संबंधित है, इसमें 29 विषय है ना। 1993 में जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर जो बचा था शहरी निकाय, शहरी निकाय मतलब शहर वाला जो है, जिसमें 18 विषय है, ये 1974 में आया, 1993 में आया है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आया है। ये आपका जो है पूरा का पूरा हो गया है क्या, ये अनुसूची स्पष्ट हो गया, बढ़िया से समझ में आ गया। अगर 2 बार आपने वीडियो देख लिया तो पक्का कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं तो हमारे साथ धोखा। सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करते तो भी हमारे साथ धोखा। इतना मेहनत किए, इतना बताएं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, हर आदमी अपने कर्तव्य से विमुख होने लगेगा, तो सोचिए देश का क्या होगा, देश नीचे चला जाएगा। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। धन्यवाद। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। विराम देने के पहले फिर आपको कहते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।